महाराष्ट्र से एक बार फिर शिवसेना के लिए बुरी खबर आई और वो ये थी कि उद्धव ठाकरे जी के खास उनके एक मंत्री के ससुर उनको गिरफ्तार किया है और सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है। जो वहां बैंक घोटाला था, DHFL बैंक घोटाला, उस केस में ये गिरफ्तारी की है और ये अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दूं, अविनाश भोसले वो व्यक्ति है जिनके जो ससुर हैं वो अविनाश कदम, वो मंत्री हैं उद्धव सरकार में और उद्धव जी के बड़े खास हैं। यूं तो ये जो अविनाश भोसले हैं ये बिल्डर है और इनके संबंध कई नेताओं से है और इन पर ये आपको बता दूं, ईडी ने इनके परिवार की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी पिछले दिनों। ये पता लगा था कि इन्होंने बैंक घोटाला किया है और इसके पहले संजय छाबड़िया को भी इस बैंक घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। और आपको बता दूं, ये पूरा मामला 2018 का है, जब 1 अप्रैल से लेकर के और जून महीने के बीच 20,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कुछ खातों में की गई। ये DHFL बैंक के जरिए ये खाते में ट्रांसफर हुए और जिन खातों में ट्रांसफर हुए उसमें अविनाश भोसले, संजय छाबड़िया, शहीदा बलवा और गोयनका, ऐसे 4 खातों में ये 20,000 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर हुए, इस पर सवाल उठा था। और आपको बता दूं, ये जो ट्रांसफर हुआ था इसके पहले यस बैंक से DHFL बैंक को 3700 करोड़ रुपया उधार दिया गया निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर। और इस जो ये बैंक में आया, यस बैंक से 3700 करोड़ रुपए आए, इसमें से आपको बता दूं लगभग 750 करोड़, 750 करोड़ रुपया ये किसी को दिया ही नहीं गया और इसको क्या किया गया, इन लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। मतलब किन लोगों के, केवल 4-5 लोगों के खाते में 750 करोड़ रुपए को अलग अलग तरीके से अलग अलग डेट में अविनाश भोसले, संजय छाबड़िया, शहीद बलवा और गोयनका, इन 4 लोगों के खाते में दिया गया और नेताओं के खाते में भी दिया गया, जिसकी जांच अभी जारी है। ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर इसका पता लगा रहे हैं कि इस पैसे को कहां कहां बंदरबांट की गई। कई पार्टी के नेता इसमें फंसते दिख रहे हैं। पहले इसके मामले में कार्रवाई हुई थी और इसमें आपको बता दें, पहले भी ये देखा गया कि ये जो DHFL बैंक है, इसको जो 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ यस बैंक से, यस बैंक से एक तरह से कहें तो उधार लिया गया। ये बिजनेस डील है कि साहब एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया, लेकिन इस देने में 600 करोड़ रुपए की दलाली भी दी गई। ये भी मामला खुला था और उसमें उस समय यस बैंक के जो अध्यक्ष थे वो थे राणा कपूर, उनको इस दलाली में पकड़ा गया, वो गिरफ्तार हैं। और तब उसके बाद ये खुलासा हुआ था कि ये 600 करोड़ रुपया किस बात का है भाई, ये इस बात का है कि उन्होंने 3700 करोड़ रुपया DHFL बैंक को दिया बगैर किसी कारण के, बगैर जांच के, बगैर फॉर्मेलिटी के। तो एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा था कि यस बैंक किसी और बैंक को लोन देता है, उसकी एवज में बैंक का जो अध्यक्ष है वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेता है, जिसमें अभी 600 करोड़ का पता लगा है। और ये जो DHFL बैंक है ये आगे उस पैसे को नेताओं को ट्रांसफर कर देता है, बड़े बड़े बिल्डरों को दे देता है और वो भी बिना गारंटी, बिना दस्तावेज, बिना पूरे जो कानूनी प्रक्रिया है बैंक की उसको पूरा किए। इस पैसे से जमीनें खरीदी जाती हैं और वो जमीन खरीद करके वहां बिल्डिंग बना दी जाती हैं और बिल्डिंग को बेचकर जो पैसा आता है वो हो गया इनका अपना पैसा। यानी रियल में पैसा था बैंक का, उसको बिल्डिंग में लगाया गया, जमीनों में इन्वेस्टमेंट किया गया और जो आमदनी हुई वो व्यक्ति की हो गई और जो पैसा खर्च हुआ वो बैंक का हुआ। और इनके दिमाग में ये था कि वो बैंक का पैसा वहीं का वहीं जमा करा देंगे तो ये हो जाएगा साहब, घपला घोटाला तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इसी बीच में सरकार चेंज हो गई, मोदी सरकार आ गई और मोदी सरकार आने के बाद ऐसे सभी लोग ईडी के शिकंजे, ईडी के रडार पर आ गए, वो इनकम टैक्स के रडार पर आ गए जो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे थे और बैंक पहले कभी टोकता नहीं था। आपने देखा कि जो सरकारी बैंक हैं उसमें भी इस तरह की बातें होती थी और प्राइवेट बैंक तो नियम कायदे कानून मानते नहीं थे। लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद जब ये नोटबंदी की थी और उसके बाद
सख्त गाइडलाइन रिजर्व बैंक ने बनाई, यानी सरकार की बनाई हुई गाइडलाइन बैंकों को फॉलो करने को कहा गया और स्ट्रिक्टली ये नियम बना दिया मोदी सरकार ने कि यदि कोई भी बैंक से ट्रांजैक्शन करता है, आना या जाना, किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन पैसे की होती है और वो करोड़ों की डील हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऊपर के अधिकारियों को, रिजर्व बैंक के अधिकारियों को और मंत्रालय तक को होनी चाहिए। इसी में ईडी और इनकम टैक्स को भी वो जानकारी जानी चाहिए। दोनों विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसमें पूछताछ करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है किस एवज में हुई है, बिजनेस डील है या पर्सनल आपकी इन्वेस्टमेंट है, किस तरह का पैसा है। अगर कोई इसकी जानकारी ना दे तो संपत्ति जब्त और व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। ये धन शोधन कानून में परिवर्तन किया गया मोदी सरकार के द्वारा। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि आए दिन बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े घोटालेबाज ईडी के शिकंजे में आते हैं, उनसे ईडी पूछताछ करती है, छापेमारी होती है। अब तक कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ऐसे भ्रष्ट लोगों की, घोटालेबाजों की जब्त कर चुकी है। लेकिन इन्हीं घपले घोटालों पर जो छापे पड़ रहे हैं, इसको लेकर हमने देखा है कि शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत जी, वो हमेशा एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि ईडी का जो छापेमारी होती है, सीबीआई की जो छापेमारी होती है, ये तो उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए है, ये तो केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई से करती है। उन्होंने ये तक कह दिया कि ईडी के छापे कहां कहां पड़ेंगे, कब कब पड़ेंगे, ये शेड्यूल मुझे पता है। मतलब इस तरह से उन्होंने मजाक बनाया, इस तरह से उन्होंने अपने जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको बचाने का काम किया है। अच्छा तो यह रहता कि वहां उद्धव सरकार है, शिवसेना की सरकार है, उनको चाहिए कि हमारी सरकार की छवि अच्छी रहे तो खुद से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन वो एक कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं तो कौन किसको कुछ कहेगा। इसी तरह राजनीति में हो रहा है कि सब लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से फंसे हैं, किसी ना किसी जरिए से रिश्वत ली हुई है, फ्लैट के रूप में, प्लॉट के रूप में, कहीं जमीन के रूप में। ये रिश्वत के कई रूप हैं और इस रूपों में नेता अधिकतर फंसे हुए हैं और इसलिए उनका बोलना उनके पक्ष में ये शायद मजबूरी भी होती होगी, क्योंकि उन्होंने लिया है तो बोलना पड़ेगा और इसलिए कई नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन संजय राउत जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, इसका नुकसान केवल शिवसेना को हो रहा है, क्योंकि शिवसेना की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि राज्य में जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें, वो व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जब लोग खुद भ्रष्टाचार में फंसे हों, वो किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी में हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें अनिल देशमुख पहली गिरफ्तारी थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी, और उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त हुई है बहुत ज्यादा। और इसी तरह आप देख उप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं, जो अजीत पवार हैं, उनकी 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। आप समझ सकते हैं, हम लोग तो बस केवल मुंह से बोल रहे हैं 1400 करोड़, लेकिन ये कितने पैसे होते हैं आम आदमी तो कल्पना भी नहीं कर सकता। इन नेताओं की प्रॉपर्टियां मिली जिसका ये हिसाब किताब नहीं दे पाए, ये जब्त हुई है। कितनी प्रॉपर्टी इनके पास है, अगर हिसाब लगाने बैठे तो कहते हैं हजारों करोड़ में है। और ये प्रॉपर्टियां जब्त हो रही हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभी तक जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी या ईडी की कार्रवाई हुई है वो अनिल देशमुख के बाद अनिल परब पर हुई है। उनके 7 ठिकानों पर जो ईडी की रेड हुई उसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी भी उनकी जब्त हुई है। और अब एक बड़ी गिरफ्तारी इस अविनाश भोसले की मानी जा रही है, क्योंकि ये मंत्री के दामाद हैं और मंत्री भी वो जो उद्धव ठाकरे जी के बहुत निकट है। इसी से शिवसेना बौखलाई हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी संस्था, एजेंसी अगर काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो रिश्वत लेने के बजाय आज की डेट में चाहे कितना बड़ा बिल्डर हो, कितना बड़ा बैंक का वो अध्यक्ष हो, चाहे वो कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, उसको पकड़ करके जेल में डाल रही है। इसका मतलब यह है कि पहली बार देश में ये देखने को मिल रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं ये रिश्वत नहीं ले रही हैं, ये कार्रवाई कर रही हैं। अगर ये रिश्वत ले रही होती तो ये सभी नेता
जेल जाते ही नहीं। ये जो ईडी कार्रवाई करके प्रॉपर्टी जब्त कर रही है, ये जब्त नहीं करती, ये अपना भी हिस्सा लेकर जैसे पहले लोग छूटते रहे वैसे शायद छूट जाती। तो हमको एप्रिशिएट करना चाहिए हमारे देश की ईडी को, हमारे देश की सीबीआई को, हमारे देश के इनकम टैक्स विभाग को, जो इस समय पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि पहले अगर कभी कोई इन्फ्लुएंस होता होगा तो वो नेताओं के इंटरफेयर से होता था, ऐसा अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं। तो अधिकारी भी कह रहे हैं कि अब सरकार का मूड है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो हम भी खुलकर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन नेताओं का बौखलाना जारी है, जिसमें बयानबाजी देते हैं। तो ये हम सब देखते हैं। वंदे मातरम।